नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सभी को पता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक परीक्षा होना है या निकट भविष्य में हम लोगों को देखने को मिलेगा, उनके संबंध में हम लोगों को एक अच्छी रणनीति बना के अपने कार्य को करना होगा ताकि उसमें हम लोग एक बेहतर परिणाम पा सकें। क्योंकि बेहतर परिणाम के लिए एक बेहतर रणनीति समय से बना लेना बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब एग्जाम सर पे आ जाता तो हर परीक्षार्थी उस पर खूब कार्य करते हैं, नो डाउट, उसमें कोई संशय नहीं होता है। लेकिन जो लास्ट में जाके वही कार्य किए हैं, अगर वही 2 महीने 3 महीने पहले उसी रणनीति के तहत अगर कार्य किए होते तो शायद परिणाम में कुछ और अंतर देखने को मिलता या कुछ बेहतर चीज देखने को मिल सकती थी। तो इसी रूप में चूंकि सभी इसमें जो परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होने को पाएंगे एजीटीए परीक्षा 2023 में, उनमें बीएससी एजी के भी रहेंगे, बीएससी फॉरेस्ट्री के भी रहते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर के भी रहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर जो आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का उनको भी रहेंगे, डेयरी टेक्नोलॉजी के लोग भी रहेंगे, होम साइंस के लोग भी रहेंगे। तो रहेंगे सभी लोग, चूंकि यह एग्रीकल्चर का एलाइड सब्जेक्ट है तो इन सभी लोगों को इसमें बेहतर करना होगा और एग्रीकल्चर का अंश इसमें अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो इस एग्रीकल्चर पे हम अपने आप को कैसे एक रणनीतिक कार्य करें कि हम उसमें बेहतर अपने आप को कर पाए, इस पर हमें एक रणनीति अपनी तैयार करनी होगी। चूंकि हर परीक्षार्थी पढ़ता है और उसमें बेहतर करने का प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि हमने पढ़ा बहुत कुछ लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि उसमें हमें क्या पढ़ना था और क्या नहीं पढ़ना था। तो यहां पर इस बात पर प्रमुखता से ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है यह एक आपकी रणनीति का हिस्सा होता है और बहुत सारे सेगमेंट से जुड़ करके छात्र इसमें परीक्षा के लिए आएंगे। तो सभी को इसमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। उसी संबंध में हम एक आपको अपने जो 12 साल से हमें अपने पढ़ने पढ़ाने का पठन पाठन का एक अनुभव है, उस अनुभव को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे और अपने जीवन में लाकर अपने परिणाम में बेहतर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो इसको हमने जो एग्रीकल्चर का हमारा जब हम लोग उसमें देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर को अगर हम प्रमुखता से विभाजित करें तो 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम मेजर सब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं और दूसरे को माइनर को। अब मेजर और माइनर क्यों किया गया है, इसके क्या लाभ हानि है, उस पर हम कुछ चर्चा जरूर करेंगे। अब मेजर सब्जेक्ट में देखिए जो चीजें मैंने इसमें 7 वो नाम लिखे हैं। पहला देखिए इसमें हमने एग्रोनॉमी लिखा है, दूसरा हॉर्टिकल्चर लिखा है, तीसरा सॉइल साइंस लिखा है, चौथा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लिखा है, 5वां पैथोलॉजी लिखा है, 6ठे में एंटोमोलॉजी लिखा है और 7वें में एक्सटेंशन को हमने इसमें रखा है। ये जो बातें हम यहां पर मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट रख रहे हैं, इसमें प्रमुखता हम उस परीक्षा को रखे हैं जो आगामी हम परीक्षाओं में बैठेंगे, जिसमें प्राविधिक सहायक का प्रमुख रूप से हम उसको ध्यान में रख के इस बात को यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो उनमें देखिए जो सबसे पहले एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी क्यों? क्योंकि क्रॉप्स की बात जब आती है, फसलों की बात आती है, वो धान गेहूं ज्वार बाजरा मक्का हो, कोई भी हो, सीरियल्स हो, तो वो किस में आएंगे? एग्रोनॉमी में ही आएंगे। और हमें पता है उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका जिक्र होना लाजमी है। यहां के बारे में हमें जानकारी बहुत आवश्यक होगा। दूसरा है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान में पता है कि इसमें फल उत्पादन या फलों से संबंधित
क्रियाविधि की हमें जानकारी। अब जो फलों से संबंधित है वो क्यों है, तो देखिए फल का आवश्यकता हर धर्म, हर जाति, हर मानव को है। इसके बिना किसी का जीवन चलना नहीं है। इवन अपने देश की कंडीशन पे अगर बात करें तो फलों की स्थिति यह है कि हम लोग चाहते तो हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। इनमें अगर देखें तो हम लोगों के लिए एक हास्यास्पद बातें आ जाती है कि हम लोग को जब फल मिलता है तो हम लोग खा नहीं सकते हैं, और जब हम खाने में सक्षम होते हैं तो हमें वो मिल नहीं पाता है। मतलब जब मिलता है तो हमारी शारीरिक विपरीत स्थिति होती है, और जब अनुकूल स्थिति है तो हम लोग को मिल नहीं पाता है। कहने का तात्पर्य है अभी हम लोग अस्वस्थ हो जाए, हॉस्पिटल में जाए, तो वहां पर हमारे ही अपने लोग हर तरह के फलों का उपलब्धता हमारे लिए करते हैं, लेकिन व्यवस्था हमारी रहती है कि हम वहां सिर्फ देख सकते हैं लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन के लिए फल का कितना महत्व है। इसलिए इसको भी प्रमुखता से देखना या जानना हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद देखिए सॉइल साइंस है। सॉइल, मृदा विज्ञान, दुनिया की एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो मृदा के बिना संभव नहीं हो पाएगी। तो अब ये तो सोल है, ये किसी भी फसल के लिए आधार है या किसी भी एग्रीकल्चर के कार्य के लिए ये आधार है, तो इनके बिना हम लोग कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये मेजर में आते हैं। उसके बाद है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। आज इस आधुनिकता के जीवन का सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी आज उसको आसान बनाती हुई नजर आ रही है। अब इस आधुनिक मानव के लिए इनके बिना कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि जो कार्य हम बहुत सारे समय लग जाता है करने में, उसको इनके माध्यम से बड़े कम समय में और बड़ी सटीकता से कर हम उसकी अच्छाई को जान सकते हैं। आज प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से न जाने कितने अच्छे अच्छे सीड को हम लोग प्रोड्यूस करके और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में हम लोग सक्षम हो गए। जेनेटिक्स के माध्यम से हम उनमें आने वाली तमाम व्याधियों से आज बचने में सक्षम हो गए हैं। उन्हीं में देखिए हमारा पैथोलॉजी, मतलब हमारे सभी फसलों को रोग लगता है तो उसके नियंत्रण या उनके बारे में एक प्रबंधन के लिए इनका है। इंसेक्ट के फसलों को इतना ज्यादा नुकसान बना रही, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। आज दुनिया इस पर फोकस करता जा रहा है, हम लोगों को भी देख रहा है। एक्सटेंशन हमारा क्या है? देखिए एक्सटेंशन का काम है जो रिसर्च हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, उस रिसर्च को ग्रामीणांचल में पहुंचाना, किसानों के बीच में पहुंचाने के लिए एक ब्रिज का काम जो करते हैं वो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं या एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। क्योंकि जो हमारे जो ग्रामीण परिदृश्य के लोग होते हैं वो वैज्ञानिक भाषा को नहीं समझ पाते हैं, और जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो एक आम किसान की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। तो वैज्ञानिकों या शोध करने वाले लोगों के बीच में और किसानों के बीच में जो एक ब्रिज, एक पुल का कार्य करते हैं वो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर में इनका बड़ा ही महत्व होता है। इसलिए इन मेजर सब्जेक्टों को किसी भी एग्रीकल्चर के परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने के लिए इन मेजर सब्जेक्ट पर फोकस करना अति आवश्यक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपकी रणनीति में बहुत आपको आगे ले जाने में ये मदद करेगा। उसके बाद हमारा माइनर का है। माइनर का हम होते हैं हमारा एजीटीए का बैच। जिन सभी अभ्यर्थियों को किसी भी रूम में अगर आपको चाहिए तो आपका स्वागत है। यह इसलिए नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं तो आप पर कोई बाध्यकारी है, कुछ नहीं। हमारी सूचनाओं से आप अवगत होते रहिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एग्रीकल्चर को जाने बिना आप कुछ बेहतर कर लें यह संभव नहीं होता है। इसलिए हमारा यह मकसद है कि आप एग्रीकल्चर को बेहतर से जान पाए और एक अच्छी रणनीति बना पाए। तो उसके लिए हमारा ये टीए का कोर्स है जो हम ऑनलाइन ये ऑफर किए हैं। ऑनलाइन जिसको जुड़ना होगा ये उन्हीं के लिए है। ऑफलाइन के लिए हमारी बैच जैसे ही नया अनाउंस होगा हम सभी आप लोग के बीच में आकर अपने कार्य को बताएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में कार्य करने के लिए, ऑनलाइन एग्रीकल्चर कार्य करने के लिए हमारे 8 लोगों की एग्रीकल्चर की टीम है जो आप लोग के बीच में कार्य करेगी। हमने माइनर सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या चीजें हम लोगों के लिए है। तो माइनर को अगर आप देखेंगे
और ये जो माइनर वाले हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो माइनर है ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम उसमें मैटर होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे नंबर देखे जाते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए हर एक अलग अलग टॉपिक है और उसमें अलग अलग एक्सपर्टों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब एक्सपर्ट अलग अलग रहते हैं तो उसके नोट्स बड़े हेल्दी होते हैं और वही नोट्स आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए इसमें फॉरेस्ट्री का नाम सभी सुना, बहुत सारे बच्चे फॉरेस्ट्री से बीएससी किए होंगे, कोई एग्रो फॉरेस्ट्री से किया होगा, कोई सॉइल कंजर्वेशन से किया होगा, आप सभी से इसे डिग्री भी प्राप्त किए होंगे और ये माइनर सब्जेक्ट के रूप में एग्रीकल्चर में देखा जाता है। सीड साइंस भी एक बहुत बड़ा अंग है हमारा। प्लांट फिजियोलॉजी ये भी एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आप सभी लोग बहुत सारे छात्र एग्रीकल्चर बीटेक किए होंगे, तो आप सभी उसी के अधीन इसी में आएंगे और इनसे भी क्वेश्चन रखे जाते हैं और इनको इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि सिलेबस में बड़े छोटे होते हैं, लेकिन हमें प्रश्न बहुत अच्छे दिखे जाते हैं। यदि आप लोग एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में कभी सम्मिलित हुए हो, और बहुत सारे लोग सम्मिलित आप सभी हुए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा माइनर सब्जेक्ट होता है वो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। बस थोड़ा सा उस पर एक हेल्दी कंटेंट हमें मिल जाए, अच्छे टीचरों का हमें उस पर एक साथ मिल जाए, तो बहुत बेहतर उस पर हमें जानकारी मिल जाती है और वो हमारे परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो जाते हैं। तो इसलिए इस पर भी आपका फोकस होना आवश्यक है। उसके बाद एक और बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा कि देखिए हमारी संस्था के द्वारा जो हमारा एमएससी एजी का बैच है, जो 1 जुलाई से यूपी कैडेट और आईसीआर जेआरएफ के लिए 1 जुलाई से हमारा ये बैच प्रारंभ किया जाएगा। जो भी छात्र बीएससी एजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किसी कॉलेज से कर रहे हैं, जो आपने अभी तक ये सुना था कि आईसीआर जेआरएफ के एग्जाम में आप प्रतिबंधित है, तो आपके लिए सूचना भी है और आपके लिए बहुत सुखद भी है कि अब वो सारे बाध्यताएं खत्म कर दी गई है। 2019 के पूर्व की स्थिति ला दी गई है। कोई भी छात्र जो किसी भी कॉलेज का हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, सेमेस्टर का हो, नॉन सेमेस्टर का हो, कॉलेज एक्रीडेटेड हो, नॉन एक्रीडेटेड हो, सारी बाध्यताएं खत्म होकर के अब आप सभी लोग आईसीआर जेआरएफ के परीक्षा में, प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसलिए कॉलेज के सभी छात्रों को मेरा पुनः एक आग्रह है और सुझाव है कि आप सभी लोग 2023 के एग्जाम में भी बैठिए और जो 2024 के परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए हमारा ये 1 जुलाई से बैच प्रारंभ हो रहा है पीजी के लिए। दूसरा, यूजी के लिए जो छात्र हैं उनके लिए संस्थान के द्वारा ऑनलाइन बैच जो दिया जाएगा, जो इंटर एग्रीकल्चर से कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। अगर आप इंटर एग्रीकल्चर कर रहे हैं और हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आप सबके लिए 1 साल की वैधता के साथ यह मात्र 2499 में दिया जाएगा और यह फीस जो आपका 2499, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटर के बच्चों के लिए और जो बीएससी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हमारा ये कोर्स था। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो एग्रीकल्चर से को सिलेबस जिनका है एग्जाम में, या अगर मैं यूं कहूं जो प्राविधिक सहायक के परीक्षा में आप बैठेंगे एग्रीकल्चर में, यहां पर एक बिंदु मैंने लिखा है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। यह आपके लिए, चूंकि यह सबसे डायनेमिक होता है, इसलिए यह सबसे आवश्यक भी होता है, क्योंकि जो कृषिगत आंकड़े होते हैं वो आपको भी पता है सबसे डायनेमिक है, सबसे परिवर्तनशील है। और चूंकि परीक्षा एग्रीकल्चर के छात्रों का ये लिया जाएगा, तो इसलिए यहां पर डाटा से प्रश्न पूछा जाना लाजमी है और पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वहां पर ध्यान रखिएगा 2 तरह का, एक तो इंडिया के आधार पर और जो दूसरा डाटा होगा वो यूपी के आधार पर। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो सब दावा ठोका जा रहा संस्थाओं के द्वारा कि इसमें बहुत बेहतर कर ले जाएंगे, इनमें वही संस्थाएं बहुत बेहतर कर पाएंगी जो विगत वर्षों से एग्रीकल्चर की दुनिया में काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर की बारीकियों को राज्य स्तर पर और एग्रीकल्चर की बारीकियों को राष्ट्र स्तर पर अच्छे से जान रहे हैं, वही इसमें बेहतर करके दे पाएंगे। क्योंकि एग्रीकल्चर का अपना ये जो डाटा होता है वो अलग होता है
वो राष्ट्र स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। और इस टीए के एग्जाम में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, जैसे आप कृषि पर्यवेक्षक राजस्थान का देते हैं तो वहां आप देखते हैं राजस्थान स्पेशल के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो नोट्स में खोजने में नहीं मिलता है। हालात यहां पर भी उत्तर प्रदेश में यही होगा कि एजीटीए के परीक्षा में उत्तर प्रदेश विशेष ऐसा रखा जाएगा कि जो यूपी के ही बच्चे प्रमुखता से यदि पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, अच्छे नोट्स का अवलोकन किए होंगे तो वो जान पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश को बड़े अच्छे से समझना आवश्यक होगा। इसलिए वो समस्त छात्र जो उत्तर प्रदेश से हैं और इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको यह डाटा इंडिया और यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। और कुछ मैं आपको जैसे इसमें एक वो बता रहा हूं, जीएस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसमें आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा रुहेलखंड से संबंध रखता है, निम्न में से किसका संबंध बघेलखंड से है। आपसे पूछा जाएगा जो कजरी है वो किस फसल के कटाई के या बुआई के दौरान गायन किया जाता है, और यह कजरी उत्तर प्रदेश के किस रीजन विशेष में, क्षेत्र विशेष में गायन किया जाता है। ये चूंकि इस कजरी का संबंध, मैं आपको क्यों एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इसका संबंध फसल से ही है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र विशेष से है। तो आप लोगों से यही से मेरा प्रश्न भी है, तो कजरी का गायन किस फसल के कटाई में या बुआई है या रोपाई के दौरान किया जाता है। दूसरा प्रश्न इसी से है कि यह किस उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से या जिले से या क्षेत्र से किया जाता है। आप लोग अपने कमेंट करके अगर बताएंगे तो यह अच्छा होगा। तो यह प्रश्न का वो दायरा उसी तरह से जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के उन समस्त छात्रों से मेरा आग्रह है, आप लोग खूब पढ़िएगा, मेहनत करिएगा और इन बिंदुओं को विशेष ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसमें सफल होंगे और संस्था की तरफ से आप सभी के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी परीक्षाएं आए उसमें आप बेहतर कर पाए। संस्था आप सभी का उसमें पूरा सपोर्ट करेगी। और आप सभी को यदि किसी भी इसमें कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप हमारी संस्था से सवाल पूछ सकते हैं। हम सभी हमारे इस मोबाइल नंबर 9415252572 पर आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से हमसे जानकारी कर सकते हैं। हमारी संस्था एग्रीकल्चर यूजी लेवल, पीजी लेवल के एग्जाम्स को की तैयारी कराती है। एग्रीकल्चर से संबंधित सभी, जॉब से संबंधित सभी परीक्षाओं को जो आयोजित होती है उनके लिए क्लास हमारे चलाए जाते हैं। और हमारा एजीटीए के लिए बैच हमारा कंटिन्यू है। आप सभी इससे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खूब मेहनत करिए। बावजूद इसके जहां भी आप लोगों के लिए कोई समस्या आएगी, हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए उन समस्याओं के निदान के लिए सक्रिय रहेगी, कार्य करते रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।